यूनिट 4 में जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को ऑल टू ऑल टॉपिक है प्रोडक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट इज कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट हम किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे। दूसरा टॉपिक है जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, फॉरेन मार्केट में जाके सेल करेंगे, उस प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या रखेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो टॉपिक है आपका कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट कौन सा होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, किस बेसिस पे उस प्रोडक्ट का हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे, और उसके बाद में जो हम लोग डिसीजन लेंगे वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो एक प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट जो हम फॉरेन मार्केट में जो भेजेंगे वो भेजने का प्रोसेस क्या होगा। भेजने का प्रोसेस मतलब जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर देते हैं तो वो जो डिलीवरी का प्रोसेस क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो क्या प्रोसेस है। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब प्रोडक्ट को भेजेंगे तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो तीन टॉपिक है, पहला प्रोडक्ट डिसीजन, दूसरा प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस क्या होगा, और थर्ड चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट हम लोग सेल्स करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिलीवरी का प्रोसेस क्या होगा। वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें होगा क्या, काम करना कैसे है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस हम किस बेसिस पे रखेंगे, प्राइस कितना रखेंगे। तो कुछ कंडीशन है कि हम उस फैक्टर को ध्यान में रख करके हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसीजन लेंगे। बट याद रखा है यहाँ पे हम प्राइस डिसीजन के लिए डोमेस्टिक मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं फॉरेन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेन मार्केट के बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से फर्स्ट फैक्टर जो प्राइस को डिसीजन लेने में, प्राइसिंग डिसीजन में जो हमें हेल्प करेगा वो होगा प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ और सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा उस कॉस्ट को ध्यान में रख करके ही हम प्राइस का डिसीजन लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई मोबाइल बनाएंगे तो उस मोबाइल बनाने में जो कॉस्ट आया, इंजीनियर को जो दिए, स्टाफ को सैलरी को जो दिए, मैन्युफैक्चरिंग को जो दिए, टोटल जो कॉस्ट आया उस कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे। तो पहला आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। दूसरा आता है कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट। कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट हम फॉरेन मार्केट में लेके जा रहे हैं आफ्टर प्रोडक्ट डिसीजन, उस प्रोडक्ट का फॉरेन मार्केट में प्राइस क्या है। फॉरेन मार्केट में प्राइस क्या है इसका मतलब जो मेरा कंपटीटर है, जो मेरा कंपटीटर है वहां पे उसका प्राइस का क्या है। अगर हम अपने कंपटीटर के प्राइस से अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे मेरे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि मेरा जो कंपटीटर है मेरे बिजनेस में उस कंपटीटर से मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो। तो पहला क्या हुआ प्राइसिंग डिसीजन में, फर्स्ट होगा फर्स्ट होगा आपका, फर्स्ट इज कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे। दूसरा कंपटीशन का प्रोडक्ट है, मेरे कंपनी का जो कंपटीटर कंपनी है उस कंपटीटर का जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को कंपेयर करेंगे। थर्ड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का फॉरेन मार्केट में डिमांड क्या है। अगर उस प्रोडक्ट का फॉरेन मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होगा तो हम अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट का फॉरेन मार्केट में प्राइस कम हो, सॉरी डिमांड कम होगा, तो हम प्राइस बढ़ाने की बजाय प्राइस को हम कम रखेंगे। तो पहला क्या हुआ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसका कॉस्ट क्या है। दूसरा क्या हुआ कंपटीशन, मेरे कंपनी का जो कंपटीटर है उस कंपटीटर का जो प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट अगर सेम नेचर है तो उसके प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है। थर्ड होगा डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर
उस प्रोडक्ट का फॉरेन मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा तो हम अपने प्राइस को हाई रखेंगे। अगर वहां पर फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा तो प्राइस को हम लो करके रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट चेंज। एक्सचेंज रेट चेंज अब होता क्या है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, अगर मेरे प्रोडक्ट का अगर मेरे करेंसी का आईएनआर इंडियन करेंसी में डील हो रहा है, अगर हम जिस करेंसी में जिस कंट्री में हम गए प्रोडक्ट को लेकर के उस कंट्री में भी अगर हम लोग के कंपनी का सेम करेंसी है, दैट मीन्स हम कहना ये चाह रहे थे कि दैट इज सेम करेंसी है। आईएनआर यहाँ का भी रुपीज है, जिस करेंसी में हम लोग सेल करने के लिए गए वहां पर भी करेंसी है। यहाँ पे भी डॉलर है, जिस कंट्री में सेल करने के लिए वहां पे भी डॉलर के, मतलब वो कॉमन होगा। अगर कॉमन होगा तो ये चांस हो जाता है कि हम मेरा कॉस्ट सेविंग बढ़ जाता है, बिकॉज क्योंकि हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि दोनों का मैचिंग कर गया। मैच अगर कर गया तो क्या जरूरत है, वो तो सेम चेंज में हो ही जाएगा। तो ये कॉस्ट निर्धारण करने में ये फैक्टर रहता है। फिफ्थ है आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हुआ? अगर जो हम बात कर रहे थे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, हम जो प्रोडक्ट पहला हो गया कॉस्ट, कॉस्ट के बाद में कंपटीटर का प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है वो, एक्सचेंज रेट चेंज क्या है वो, और फिफ्थ आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। जैसे यहाँ से अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को हम लोग बिजनेस का डिसीजन ले लिए और हमको नेपाल भेजना होगा, नेपाल भेजना होगा, तो नेपाल भेजने के लिए क्या है, बाय एयर भी हम भेज सकते हैं, बाय रोड के थ्रू भी हम भेज सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ बाय रोड भी भेज सकते हैं, बाय एयर भी भेज सकते हैं, तो कॉस्ट किस में कम आएगा? बाय रोड नेपाल भेजने के लिए कॉस्ट कम आएगा। लेकिन इसी एग्जाम्पल को आप यहाँ से यूएसए भेजेंगे तो बाय रोड से नहीं भेज सकते हैं, तो आपको एयर के थ्रू भेजना पड़ेगा, वाटर के थ्रू, जहाज के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा तो फिक्स है कि मेरा कॉस्ट कम होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया, वन रोड के थ्रू नहीं हो पाया, एयर का ऑप्शन है, तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। और ओवरऑल देखा जाता है, ओवरऑल इन द सेंस कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल तो तीन चीज से हो सकता है, या तो वाटर के थ्रू होगा, या तो बाय रोड के थ्रू होगा, या तो एयर के थ्रू होगा। तो सबसे कॉस्ट कम आता है वाटर के थ्रू। क्या बोल रहे हैं? सबसे मिनिमम कॉस्ट आता है वाटर के थ्रू, कॉस्ट कम आता है। सबसे हाईली कॉस्ट होगा एयर के थ्रू, उसके बाद आता है रोड, सबसे कम कॉस्ट आता है रोड के थ्रू। तो कहता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, आपको कॉस्ट को, प्राइसिंग को ध्यान निर्धारण करने में आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल मतलब, अब देखो जैसे कि मान लो हम एक प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में सेल करना चाहते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा कंपनी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए ही हम ही जाएंगे। ये भी हो सकता है हम कस्टमर को एक फाइंड कर लिए क्या उसका लोकेशन है, और किसी के थ्रू, किसी जैसे होता है स्पीड पोस्ट के थ्रू हम भेज दे, तो क्या हुआ, स्पीड पोस्ट जरूरी नहीं कि जो कंपनी कर रहा है उसका अपना ही स्पीड पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट तो किसी थर्ड पार्टी का है, बट उसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी के भी थ्रू जा सकता है, अब प्रोडक्ट कंपनी डायरेक्ट भी भेज सकता है। तो कब आपको थर्ड पार्टी के लिए अप्लाई करना है, कब आपको कंपनी के प्रोडक्ट डायरेक्ट लेके जाना है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे अभी हमको यहाँ से दिल्ली कुछ भेजना होगा, तो दिल्ली हम खुद लेके तो नहीं जाएंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट चला जाएगा। तो क्या हुआ, क्या स्पीड पोस्ट कंपनी मेरी कंपनी नहीं, वो थर्ड पार्टी की कंपनी है। तो आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे वो माइंड में रखना पड़ेगा, वो कंपनी का कॉस्ट भी हमको माइंड में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको प्राइस फिक्स करने टाइम में ये याद रखना पड़ेगा क्या प्राइस रखेंगे। नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ? अगर हम किसी वैसे कंट्री में इन किए हैं मार्केट में जहां पर मैं क्या है, हम अकेले हैं और कोई मेरा कंपटीटर नहीं है, हम अकेले उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, मेरा मोनोपोली चलेगा वहां पे, तो उस केस में हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट हम
ज्यादा हाई करके रख सकते हैं। लेकिन अगर नेचर ऑफ बिजनेस वहां पे बहुत सारा कंपटीटर होगा मेरा, तो हम अपने कंपटीटर को माइंड में रख करके करेंगे। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब कि हम के बहुत कम लोग होंगे। एमएस या मैक्रो मतलब क्या, वहाँ पे पर्सन बहुत ज्यादा होंगे, कंपनी वहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे, तो वहाँ पे नेचर को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट का ट्रेड पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी क्या है? जैसे कि हम यहाँ से बिजनेस करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री में जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो ये कहता है कि एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट को छूट देता है, जनरली छूट देता है। 99% केस में गवर्नमेंट छूट देता है कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपको हम टैक्स में छूट देंगे। लेकिन 1% कंडीशन ये हो जाता है कि जब आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस नहीं दे करके आप फॉरेन मार्केट में, अपने डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे, आप फॉरेन मार्केट में जा रहे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ से कॉस्ट वहां पे ज्यादा मिलेगा, इसीलिए आप डोमेस्टिक मार्केट को आप छोड़ दिए। तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि आप फॉरेन मार्केट ना जा करके आप यहीं पे सेल करें प्रोडक्ट को। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपके एक्सपोर्ट के केस में भी उस पर एंटी डंपिंग आपको टैक्स लगा देगा। टैक्स लगाने से क्या होगा, अब यहाँ से आप जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स में छूट देना चाहिए। गवर्नमेंट मान लो टैक्स लगा दिया, जिससे कि आपका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसका रिवर्स सोचो, हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री मेरे लिए कंट्री के लिए तो एक्सपोर्ट होगा, बट जिस कंट्री में हम जा रहे हैं क्या उस कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होगा? नहीं, उस कंट्री के लिए वो तो इम्पोर्ट होगा। और जब उसके लिए वो इम्पोर्ट होगा, वो तो इम्पोर्ट को चाहेगा कि अब कम से कम हो, तो इम्पोर्ट ड्यूटी वो लगा देगा। हम यहाँ से इनके उसके बॉर्डर पे जैसे ही जाएंगे, उस कंट्री मेरे प्रोडक्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने से क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने से क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, मेरा कंपटीटर को फाइंड करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी मतलब क्या हुआ, हम जिस कंट्री में गए, अगर वो कंट्री इंपोर्ट की वजह से टैक्स उस पे लगा दिया, तो मेरे प्राइसिंग को वो बढ़ा देगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में, इन्फ्लेशन रेट क्या है। इन्फ्लेशन रेट मतलब क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट इन द सेंस हुआ कि अगर इन्फ्लेशन के टाइम में हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, महंगाई खूब ज्यादा बढ़ रही थी, सबका सैलरी बढ़ रहा था, वेजेस बढ़ रहा था, कॉस्ट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का बढ़ रहा था। कहते हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन के टाइम में आप अपने कंपनी को स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा आएगा। अगर इन्फ्लेशन के टाइम में अगर आप कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा। अगर कॉस्ट मेरा ज्यादा आएगा, फिक्स है कि प्राइसिंग भी ज्यादा रखना पड़ेगा। प्राइस अगर हम ज्यादा रखेंगे फॉरेन मार्केट में, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा कंपटीटर वहां पे सेल करने लग जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि इन्फ्लेशन के टाइम में आपको कब क्या करना है, कम से कम कोशिश करना है कि कंपनी को स्टार्ट करें। जब ग्रूम पीरियड हो, उस पीरियड में आप आगे बढ़े। अब कहता है लास्ट आपका ग्लोबल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट। ग्लोबल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, अब होता है क्या है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरा कंपनी भी कोई वही प्रोडक्ट को बना रहे हैं। हम मान लो यूएसए में गए, एक मोबाइल को सेल्स करने के लिए गए, चाइना भी गया उस मोबाइल अपनी कंट्री का मोबाइल सेल्स करने के लिए, तो यूएसए के कस्टमर के पास में ऑप्शन हो जाएगा कि वो इंडियन प्रोडक्ट को ले और या फिर चाइना के प्रोडक्ट को ले। वो किस प्रोडक्ट को लेगा, जिसका कॉस्ट कम होगा वो उसको लेगा, जिसमें उसको वारंटी अच्छी मिलेंगे वो उसको लेंगे, जिसमें उसको सर्विसेज अच्छी मिलेंगी उसको मिलेगी। क्योंकि कस्टमर रैशनल होता है। रैशनल का मतलब होता है मैक्सिमम कस्टमर ये चाहता है कि उसको कम कॉस्ट देना पड़े और उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। तो वो कहाँ किधर मूव करेगा, जहाँ पे उसको कॉस्ट कम आएगा, जहाँ पे उसको सर्विसेज अच्छी मिलेगी, जहाँ पे उसको क्वालिटी के साथ मिलेगा, तो वो फैक्टर रहेगा। तो ग्लोबल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल ग्लोबल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि ग्लोबल में क्या नीड्स है, आज के डेट में कस्टमर का क्या डिमांड्स है। एग्जांपल के लिए जूम ऐप है, जूम ऐप पे गवर्नमेंट रोक लगाया, लेकिन फिर भी यूज हो रहा है, क्योंकि उसके
एवं में कोई सिमिलर उसके कंप्यूटर वैसा कोई क्वालिटी में किसी का भी नहीं बना हुआ है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो क्या इसका मतलब क्या, ग्लोबल मार्केटिंग में आज के डेट में ऐसा ऑनलाइन जो आपकी तरह ही नीड्स है जो इसको टक्कर दे सके, कंप्यूटर को फाइट कर सके। तो ये सारे फैक्टर था प्राइसिंग फैक्टर। प्राइसिंग फैक्टर मतलब प्राइसिंग डिसीजन, मतलब कि एक प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, उसमें हम क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। तो पहला था फर्स्ट आपका कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कॉस्ट कितना लगा, उस बेस पे प्राइस निर्धारित करेंगे। मेरे कंपनी का जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, वो माइंड में रखेंगे। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, फॉरेन मार्केट में डिमांड क्या है प्रोडक्ट को, उसको माइंड में रखेंगे। उसके बाद में एक्सचेंज रेट चेंज क्या है वो रखेंगे। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्विस क्या है उसको रखेंगे। इंटरनेशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस है, मतलब क्या यहाँ से हम कोई स्पीड पोस्ट के थ्रू या कैसे प्रोडक्ट भेजेंगे उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। नेचर ऑफ मार्केट क्या है, माइक्रो है कि मैक्रो है। गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जब बढ़ रहा है इन्फ्लेशन का क्या रेट होगा। और ग्लोबल मार्केटिंग का कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। आज के डेट में पैसा सबके पास में है, बट सब क्या चाहता है कि हमको क्वालिटी मिले, हमको सर्विसेज मिले। आज के डेट में कोई प्रोडक्ट लोग परचेज करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसका सर्विस देखता है, क्या सर्विस उसका अवेलेबल है कि नहीं है। अब मान लो हम लोग का कंपनी है इंडिया में, काम हम लोग इंडिया से कर रहे हैं, यहाँ से गया यूएसए में, और यूएसए में मान लो हम लोग का कोई सर्विस सेंटर ओपन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, वहां पे हमने प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर किसी का मोबाइल खराब हो गया तो क्या वो यूएसए से इंडिया भेजेगा सही होने के लिए सर्विस सेंटर में, तो कहाँ से फिर वो प्रोडक्ट बनेगा। तो इस सब माइंड में रखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। प्राइसिंग डिसीजन मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद में प्राइस कैसे डिसीजन लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर है। ये 10 पॉइंट्स था, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई बोलो एक। नो सर। अब देखो, अब उसके बाद में ये तो हो गया आपका प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन के बाद में आता है प्रोडक्ट डिसीजन। ठीक है, हम तो अभी ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखेंगे और कितना रखेंगे, ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग को ये बनाना है प्रोडक्ट बनाएंगे कौन सा, क्या वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जो हम चाहते हैं कि फॉरेन मार्केट में लीड करे मेरा, वो कौन सा क्या होता है। प्रोडक्ट का एक फिजिकल शेप होता है, जैसे एक पेंसिल है तो पेंसिल का भी एक फिजिकल है। एक मोबाइल है तो उसका एक फिजिकल है। लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका कोई फिजिकल है, ये सर्विस है। तो अगर हम फॉरेन मार्केट में इन कर रहे हैं तो दो प्रोसेस होगा, या तो हम या तो हम सर्विस के लिए करेंगे या तो हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे। तो प्रोडक्ट अगर होगा तो उसका फिजिकल शेप होगा, अगर सर्विसेज होगा तो सर्विस का फिजिकल शेप नहीं होता, वो इंटेंजिबल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम आपको पढ़ा रहे हैं बट ये इंटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं। सर्विस दे रहे हैं हम आपको। तो प्रोडक्ट का फिजिकल होता है और सर्विस का फिजिकल नहीं होता है। तो कहता है कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि फॉरेन मार्केट में नेसेसरी क्या है, मतलब वहां पे कौन सा प्रोडक्ट का नेसेसरी डिमांड है, वहां के कस्टमर का क्या वांट्स है, वहां का क्या कस्टमर का क्या प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई होने वाले हैं। दूसरा है प्रीपेड एक्सचेंजमेंट। अगर मान लो एक कंट्री से हम दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट का डिसीजन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि उस कंट्री का करेंसी क्या है। अगर दोनों कंट्री का करेंसी सेम मैच करता होगा तो वहां पे मेरा कॉस्ट भी कम आएगा और बिजनेस करने में भी वो मेरे लिए इजी होगा। तो प्रोडक्ट डिसीजन में तीन ये चीज याद रखना है, वहाँ के कस्टमर का नेसेसरी क्या है, क्या नीड्स है उसका, क्या उसका सेटिस्फाइंग है, क्या उसका वांट्स है, ये सब फैक्टर्स में रखेंगे। मेनली प्रोडक्ट डिसीजन अगर होता है क्या है, अगर हम लोग प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं, जैसे कि अगर कोई विदेशी कंपनी है और वो इंडिया आना चाहता है तो इंडिया में और भी बिजनेस करना थोड़ा टफ हो जाता है।
अब कैसे टफ हो जाता है, प्रोडक्ट डिसीजन किस फैक्टर पे लेता है? जैसे देखो इंडिया में क्या है, हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर है, डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे लैंग्वेज है। अब बताओ, एक ही ड्रेस होता है, वो अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग सेम ड्रेस में आप हर एक स्टेट में आप नहीं उसको चलवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी का कल्चर डिफरेंट है, किसी का कल्चर डिफरेंट है, तो क्या प्रोडक्ट भी कल्चर के हिसाब से चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। अगर आप ऐसा मोबाइल बना लेते हैं कि जिसका प्राइस है 50,000, तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा, लोग पुअर पीपल उसको जल्दी नहीं ले पाएंगे। तो प्रोडक्ट डिसीजन में आपको कल्चर को याद में रखना पड़ता है, उसका कहीं इथिकल इशू न हो जाए। इथिकल इशू मतलब कोई उसको धर्म से ने, मेरे प्रोडक्ट को कोई उसको धर्म से ना जोड़ ले। जैसे मान लो कोई चप्पल बना, चप्पल के पीछे मान लो कोई ऐसा पिक डाल दिया जो किसी धर्म को, किसी मजहब को वो उसमें इंडिकेट करता हो, तो फिर हो गया बवाल, खड़ा हो गया, किस कंपनी का है, कौन सा, फिर कंपनी पे ही केस हो जाएगा। तो ये सब आपको इथिकल इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो भी एक प्रोडक्ट होगा उसके कल्चरल फैक्टर पे कोई डिमेरिट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इफेक्ट था। अब होता है क्या है कि जनरली प्राइसिंग डिसीजन में तो बहुत सारे फैक्टर था डिसीजन लेने में। उसी तरीके से जो हम लोग डिसीजन लेंगे यहाँ पे, वो 4 चीज लेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा, वो 4 फैक्टर पे डिसीजन लेंगे। पहला है आपका, ए में आपका मार्केट सेगमेंट डिसीजन। दूसरा है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। थर्ड है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। यही 3 मेनली काम देता है। पहला है मार्केट सेगमेंट डिसीजन। मार्केट सेगमेंट मतलब होता क्या है, इसमें 3 चीज आते, कहते हैं द फर्स्ट प्रोडक्ट डिसीजन टू बी मेड इज द मार्केट सेगमेंट डिसीजन बिकॉज ऑल अदर डिसीजंस। अब क्या क्या मार्केट सेगमेंट में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या है, प्रोडक्ट का क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट का एक ही पेंसिल है, बट एक ही पेंसिल कंपनी का डिफरेंट टाइप्स का पेंसिल होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या हुआ, एक नहीं हुआ, डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट मिक्स है। डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी हो सकता है। ये सारे आ जाते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में। दूसरा है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम कस्टमर को बता सकते हैं कि दूसरे कंपनी के कंपेरिजन में मेरे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है कि पेंसिल है, इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, ये लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। ये सब को स्पेसिफिक इंडिकेट करता है। मोबाइल में देखता है इसका बैटरी पावर 5 डेज चलेगा, इसमें कैमरे की क्वालिटी इतना है, तो वो तो मोबाइल है। ओप्पो फोन देता है ना कैमरा फोन, वीवो कैमरा फोन, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता है कि लोग हमें सिर्फ और सिर्फ बात करने से नहीं समझे, कॉलिंग से नहीं समझे, वो उसका ब्रांड बनाना चाहता है। किस व्यू से, कैमरा, मतलब तो दिखाना चाहते हैं कि मेरा कैमरा बेस्ट है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफाई है, एक मोबाइल तो सारे कंपनी बना रहे हैं, बट वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिकेशन को। एंड फर्स्टिंग एंड द अदर कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन द टारगेट। अब देखो, हम ऐसा अगर कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हमें फॉरेन मार्केट में ले जाने में दिक्कत होती है, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं जो प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में हमको अलाउ नहीं करता है सेल करने के लिए, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं जो वहाँ के कल्चरल के लिए, वहाँ के धर्म के लिए, वहाँ के मजहब के लिए वो प्रोडक्ट सही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रोडक्ट हम लोग नहीं डिसीजन लेंगे, वो प्रोडक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। तो मार्केट सेगमेंट डिसीजन में प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन आएगा। प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिकेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिसीजन देखना पड़ेगा। पोस्टिंग कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो देखना पड़ेगा। दूसरा है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स में जो ऊपर में पॉइंट था, ये सारे पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो बात कर रहे थे, प्रोडक्ट का वेरिएशन क्या है, टू बी ऑफर टारगेट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने टाइप्स का प्रोडक्ट है, सेम चीज जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, स्पेस में स्टाइलिंग शेप। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ, कोई मोबाइल है बहुत पतला है, मान लो बहुत पतला है, और उसका कैमरा क्वालिटी अच्छा है, तो स्टाइल क्या है उसका, उसका शेप क्या है, मोबाइल का शेप क्या है। उसके बाद अदर एट्रीब्यूट्स फैक्टर लाइक द पैकेजिंग, मोबाइल का पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग। देखो मोबाइल का जनरली पैकेजिंग लेबलिंग पे कस्टमर नहीं जाता है, बट कोई टॉफी है, टॉफी के अंदर मान लो तो टॉप जो पैकेट होता है उसके अंदर टॉफी है,
अब बताओ टॉपिक पे जो लेबल रहता है लगा हुआ, जो उसका पैकेजिंग रहता है, उस पर कितना कलर किया हुआ रहता है। अब बताओ अगर उस पर उतना कलर ना करके, एक मान लो डायरी मिल्क है, डायरी मिल्क को अगर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लेबल ऊपर में लगा दे, अंदर में तो डायरी मिल्क ही रहेगा ना। अगर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर से उसको अगर लेबलिंग कर देगा तो कंपनी का तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, बट वो ऐसा क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि एक चिल्ड्रेन के केस में जो बच्चा होता है उसको ये नहीं पता है, वो कलर से भी अट्रैक्ट होता है, कोई शेप से भी अट्रैक्ट होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक से अट्रैक्ट होता है। तो ये फैक्टर एज के हिसाब से चेंज हो जाता है। किसी को कोई छोटा है तो मम्मी रेडी टॉफी लेना है, बट वही अगर बड़ा हो जाएगा तो वो टेस्ट के फेवर में जाता है, उस टाइम वो कलर को मैनेजमेंट नहीं करके वो अपने टेस्ट को प्रेफर करने लग जाता है। तो ये सारे आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में। अब जो चौथा है पोस्टिंग एंड द कम्युनिकेशन फैक्टर। कम्युनिकेशन मतलब हुआ कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, बर्गर है मान लो, वेज बर्गर नॉन वेज बर्गर, किसी के लिए वो किसी कंट्री में एक वेज का प्राइस ज्यादा होगा, किसी कंट्री में नॉन वेज का प्राइस ज्यादा होगा, बिकॉज किसी में अगर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होगा तो वहाँ पे कॉस्ट कम आया होगा तो प्राइस कम होगा। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस कंट्री में क्या ओवरऑल क्या था। ओवरऑल ये था इसमें कि प्रोडक्ट डिसीजन में, कि प्रोडक्ट डिसीजन लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे दो तरह का हो सकता है, या तो हम सर्विस देंगे फॉरेन मार्केट में, या तो हम प्रोडक्ट देंगे। प्रोडक्ट देंगे तो उस प्रोडक्ट का एक फिजिकल शेप होगा, फिजिकल शेप वहाँ का नेसेसरी क्या है मार्केटिंग का, वो हमको माइंड में रखना पड़ेगा। कस्टमर का सेटिस्फाइंग क्या है, किस चीज से को सेटिस्फाई है, वहाँ का नीड्स क्या है, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारे फैक्टर होगा। प्रोडक्ट डिसीजन लेने में हम किसी भी कंट्री का वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का एथिकल इश्यू ना हो जाए, वो ध्यान रखेंगे। चार फैक्टर जनरली इस पे काम करते हैं हम लोग: मार्केट सेगमेंट डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, पोस्टिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कस्टमर से क्या मेरा है, अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये सब फैक्टर रहता है। ये सारे आपका था इसमें। प्राइसिंग डिसीजन में हम लोग देखें, ये सारे 10 पॉइंट, सिर्फ पॉइंट याद रखेंगे तो लॉजिकली बात है आपको याद रहेगा। 9 मिनट और भी है। अब देखो ये सारा अभी जो हम लोग दो टॉपिक पढ़े, प्रोडक्ट डिसीजन और इसमें पढ़े हम लोग प्राइसिंग डिसीजन। उसके बाद हम लोग ये लॉन्ग टॉपिक ये कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं छोटा सा टॉपिक है इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होता है। देखो ये टॉपिक आपका यूनिट 2 का है, मे बी यूनिट 2 है, यूनिट 3 का है, देख लियो, हम देख सेंड कर देंगे तो नाम लिख के। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का 3 में तो नहीं है सर। तो 2 या 3 किसी में है इंटरनेशनल लिक्विडिटी 3 में एक्सचेंज तो रेट। मल्टीनेशनल मार्केटिंग है। सर मल्टीनेशनल मार्केटिंग और एमएनसी दोनों सेम है। हाँ नहीं नहीं, वो अलग अलग है। तो एमएनसी का नोट्स दिए हैं बट वो समझाया नहीं अभी, और मल्टीनेशनल मार्केटिंग है यूनिट 3 में, और एक ऑनरशिप का भी नोट्स नहीं दिए हैं। अच्छा ठीक है, वो सेंड कर देंगे, पढ़ा देंगे। अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी का बार बार एक ही पॉइंट है, आईएमएफ का जो ऑब्जेक्टिव था बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो किसी कंट्री का जो कमी होता है, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को कमी कैसे लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी कम ना हो। आईएमएफ का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी कंट्री उसके मेंबर्स हैं उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी नहीं होना चाहिए। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी होगा तो उसका लिक्विडिटी कम हो जाएगा, उसी को हम लोग इंटरनेशनल लिक्विडिटी बोलेंगे। अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्वेश्चन पूछे हुआ है जो अभी हम बता रहे हैं, अब प्रोडक्ट डिसीजन भी पूछे हुआ है, प्राइसिंग वाला शायद अभी तक नहीं पूछे हुआ है, बट पढ़ना तो है ही। अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब कि मेरे पास में डॉलर कम हो गया, मैं दैट मीन्स मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है कि हम उसको पे कर सकते। तो कौन कौन सा सिचुएशन है कि जिसमें मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो सकता है। तो आपको हम पढ़ाए थे एक टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स होता था और एक इक्विलिब्रियम था और एक डिसइक्विलिब्रियम था। एक एडवर्स मतलब क्या हुआ कि रिवर्स हो जाता, तो जो 3 पॉइंट था बैलेंस ऑफ ट्रेड का वही है। कब कब हो जाएगा मेरा नेगेटिव, कब कब मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा। पहला है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, मतलब एक्सपोर्ट
कम हो पा रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो पा रहा है, इस केस में मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा तो डॉलर जा रहा होगा ना मेरे कंट्री से, जो भंडार होगा वो तो जा रहा होगा, तो प्रॉब्लम तो आना ही है। तो क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, जिससे मेरा इंटरनेशनल लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा। हाई टैरिफ बैरियर्स, हाई टैरिफ बैरियर्स मतलब मेरे कंट्री में जो बिजनेस करने के लिए पर्सन आना चाहते थे, कंपनी आना चाहते थे, उस कंपनी के ऊपर हमने टैरिफ लगा दिया। मतलब इन करने के लिए जो मेरे कंट्री में आना कोई चाहेगा, हमने उस पर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से क्या हुआ? मेरे कंट्री में कोई नहीं आना चाहा, नहीं आना चाहने से क्या हुआ कि मेरा ना हम भी यहाँ से इंपोर्ट ना कर पाए और एक्सपोर्ट भी ना हो पाया। उस केस में क्या हुआ कि हाई टैरिफ बैरियर लगाने से मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इंटरनेशनल लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। या जिस कंट्री में हम इन किए बिजनेस करने के लिए, वो कंट्री ने मेरे ऊपर लगा दिया बैलेंस, सॉरी टैरिफ लगा दिया, जिससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ से हम नेपाल गए कि बिजनेस करेंगे, बट नेपाल के बॉर्डर पे टैक्स लगा दिया, बहुत हाई लगा दिया, पहले ही होता है डिसीजन लेने में। तो वहां पे क्या हुआ? मेरा एक्सपोर्ट रुक गया, तो प्रॉब्लम तो हो गई। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कंट्रीज, एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको बताए बताइए पॉइंट। देखो, जैसे हम अगर मान लो चाइना गए बिजनेस करने के लिए, अमेरिका भी गया चाइना बिजनेस करने के लिए, और बांग्लादेश भी गया या भूटान भी गया चाइना बिजनेस करने के लिए। चाइना बिजनेस करने के लिए 3 कंट्री गया है, भूटान गया है, इंडिया गया है और यूएसए गया है। अब होगा क्या? भूटान पुअर कंट्री है, भूटान का प्रोडक्ट का प्राइस मान लो जो होगा यूएसए से जनरली कॉस्ट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो भूटान के लिए ये फैक्टर डिपेंड कर जाता है, जो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, जो यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, उसका वहां पे बिहेव क्या है, उसका इन द सेंस कि अगर हम चाहेंगे तो ही उसका बिजनेस हो पाएगा। क्यों? हम तो जानबूझ के भी अपने कंट्री को, जो डेवलप्ड कंट्री होता है, वो जानबूझ के भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर लेता है। अमेरिका मान लो बहुत कम प्राइस कर लिया, जिससे क्या हुआ? भूटान बैक हो गया, जिससे क्या हुआ? इंडिया बैक हो गया। बैक हो जाने के बाद वो क्या करेगा? जैसे मोनोपोली बढ़ेगा, अपने प्रोडक्ट को प्राइस वो बढ़ा देगा। तो डेवलप्ड कंट्री का क्या उसका बिहेवियर? अब बोलोगे सर भूटान क्यों नहीं अपने प्राइस को कम कर सकता? वो कैसे कर सकता है? वो तो प्रॉफिट के मोटिव से गया है। आज अगर वो कम कर लेगा, तो हमें तो पता है ना, इंडिया यूएसए को तो पता है ना कि कब तक ये कम कर सकता है, लॉस में कितना देर बिजनेस कर सकता है। तो वो फाइट ही नहीं कर पाएगा, वो बैक हो जाएगा और यूएसए का मोनोपोली बढ़ेगा तो अपना बिजनेस करते रह जाएगा। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स। अनइक्वल मतलब किसी के पास में रिजर्व ज्यादा है, किसी के पास में रिजर्व कम है। गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग किया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सही मायने में नहीं हो पाया। जो डिसीजन लिया कि इस मंथ में इतना एक्सपोर्ट होगा, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, तो वो प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपका।